नमस्कार, मैं आपकी होस्ट ज्योति झा, लेखिका पुणे से, कॉलमनिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट सीरीज स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड, फ्रॉम बुक टू इम्पैक्ट, लाइफ ऑन अ स्पेक्ट्रम। हमारी जो पुस्तक है उस पर ये पॉडकास्ट बेस्ड है, क्योंकि ये ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है और इस सीरीज़ में हम अपने दर्शकों के समक्ष ला रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत नाम कर रहे हैं, समाज को प्रेरित कर रहे हैं, किसी न किसी ऐसे विषय से जुड़े हुए हैं जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है। तो आज हम ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट को मिल रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, किशले किशोर जी। जो नमस्कार, स्वागत है सर आपका। पहले तो धन्यवाद अपना समय देने के लिए, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत मुश्किल से इनका समय मिल पाया है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक लेखक हैं और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज इनका हम यहाँ पे पुनः स्वागत करते हैं। अभी इनकी बैक टू बैक पुस्तकें आई हैं जो सामाजिक विषयों पर ही हैं और ये बहुत सक्रियता से कई विषयों पर काम करते हैं, जिनके बारे में अब हम इस पॉडकास्ट सीरीज में आगे चलकर समझेंगे। तो सर, बिना समय व्यर्थ गवाए पहला प्रश्न हमारा है, आप एक लेखक हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो लेखनी स्वयं में काफ़ी एक चैलेंजिंग बात है और सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत ही चैलेंजिंग डिफिकल्ट बात है। तो ये दोनों कैसे आप इंटरमिंगल करके साथ में कर पा रहे हैं? मतलब दोनों का सामंजस्य कैसे बैठ रहा है? जी। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा कि अगर इस धरा पे आपको जीवित रहना है तो आपको किताब लिखना चाहिए। तो मुझे लगा कि चूंकि मैं सामाजिक जीवन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और मेरे से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है। मैंने हर क्षेत्र में काम किया है और कर रहा हूँ, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, खेल खिलाड़ियों को मदद करने की बात हो या फिर सुदूर देहात में जाकर उनको जागरूक करने की बात हो। तो मैंने हर क्षेत्र में प्रयास किया है कि अपना बेहतर करूँ। तो मुझे इन 12 वर्षों में जो मैंने महसूस किया वो मैंने उस किताब के माध्यम से लाने की कोशिश की। मैं पहले सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर लेखक वही हो सकता है जो अपने अनुभवों को, जो सामाजिक जीवन में आपने अनुभव प्राप्त किया है, उसमें कई चीज़ें आती हैं, आपके अनुभव भी होते हैं, आपके संघर्ष के दरमियान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसको मैंने कोशिश किया किताब में एक मोटिवेशनल तरीके से, जब कोई उसको पढ़े ना तो कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपने संघर्षों को बहुत विविध तरीके से लिखते हैं, तब जब कोई सामने वाला पढ़ता है तो उसको लगता है कि बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत सरलता से कोशिश किया कि जब कोई पढ़े तो उसको लगे कि नहीं, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ और ये आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे आपने कहा, मैं पूछने ही वाली थी कि आप एक सोशल रिफॉर्मर पहले हैं या राइटर, तो वो आपने पहले ही कह दिया। सोशल रिफॉर्मर पहले हैं जी। बट आपकी जो दोनों पुस्तकें बैक टू बैक आई हैं, एक तो वो काफ़ी गंभीर विषय है और काफ़ी प्रेरक विषय है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और आप बहुत हम्बल हैं जो आप बोल रहे हैं कि आप अपने आप को लेखक नहीं मानते, क्योंकि आपकी पुस्तकें जो हमने देखी हैं बहुत ही अच्छा है। आप बोल रहे हैं सरल है, लेकिन वो बहुत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वो घर घर पहुँचे वो प्रेरणा। तो कृपया अपनी पुस्तकों के बारे में देखिए, एक किताब जो पहली किताब आई वो तो मैं कह सकता हूँ कि देश के चर्चित IPS ऑफिसर विकास वैभव जी, जो अभी बिहार में IG हैं, उनके ऊपर मैंने किताब लिखा है। फिर एक अभियान चला रहे हूँ बिहार में, जिस अभियान का नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, और मैं उस अभियान से तकरीबन 8 वर्षों से जुड़ा हूँ, 7-8 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ और उनसे मैं जुड़ा हूँ 10 वर्षों से। तो मैं बहुत करीब से देखा कि एक सख्त प्रशासनिक ऑफिसर और एक बेहतरीन इंसान, सुचिता, ईमानदारी की प्रतीक आप कह सकते हैं उनको। तो मुझे लगा कि जब ऐसे लोगों के ऊपर किताब अगर हम लिखते हैं तो जो नई पीढ़ी है जब उनको पढ़ेगी, चूंकि किताब लिखने का उद्देश्य ये भी था कि नई पीढ़ी कहीं ना कहीं किताब से दूर होते जा रही थी और उनका किताब से लगाव घटना ये समाज के लिए अच्छा है। अगर युवाओं का लगाव किताब से अगर दूर होता जा रहा है तो ये अच्छे समाज के लिए कहीं भी ये अच्छे संकेत नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे कि युवाओं का रुझान बढ़े। चूंकि विकास वैभव अभी ट्रेंडिंग स्टार कह सकते हैं उनको, आप बिहार में उनको लोग पढ़ना चाहते हैं और यही कारण है कि अभी तक बहुत नई पुस्तक आई है और काफ़ी प्रतियां उनकी बिक चुकी है। 500 से ऊपर प्रतियां बिक गई है, जो एकदम से नवोदित लेखक, मेरी पहली किताब और उसकी 500 प्रतियां बिक जाए तो मुझे लगता है कि ये मेरी सफलता है। और उस किताब का नाम भी मैंने बहुत ही अलग रखा था, द मैन बियॉन्ड द बैरियर्स।
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सीमाओं से परे है। तो विकास वैभव सीमाओं से परे हैं और आज उनका जो अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, एक IPS ऑफिसर होते हुए भी वो बिहार में इस अभियान को इतना बड़ा कर चुके हैं कि उस अभियान के सामने में राजनीतिक दल भी छोटे पड़ रहे हैं। बिहार के जितने बड़े बड़े सभागार हैं वो उस अभियान से भर चुके हैं। 3.5 लाख लोग उस अभियान से जुड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे किताब लिखना मेरे लिए गर्व का विषय है। जी, बहुत बढ़िया। और ये और भी लोगों तक ये संदेश पहुंचे। पहले तो आपको बधाई, 500 प्रतियां बिकी। ये एक लेखक, नवोदय लेखक जैसा आप खुद को बोल रहे हैं, हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं आप, और उसे आपने उकेरा है इन पुस्तकों में। और जिन के बारे में आपने बात की, जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, तो ये एक गंभीर जिम्मेदारी होगी उनके बारे में लिखना, क्योंकि जैसा आपने कहा लोग जानना चाहते हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपके लिए चुनौती रही और क्या अच्छा रहा ये पुस्तक लिखते हुए? नहीं, जब मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने उनसे पहले साझा नहीं किया। मुझे अचानक से एक दिन मुझे ये जहन में आया। और जहन में कैसे आया, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हूँ और उनके अभियान में मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, एक सिपाही के रूप में हूँ। तो मुझे लगा, कई लोग हमसे ये सवाल करते थे, कई लोग तो ऐसे बोलते थे कि अच्छा विकास वैभव जी ने VRS ले लिया क्या, क्योंकि उनकी सक्रियता इतनी अधिक है कि लोग ये सोचते थे कि एक IG को इतना समय कैसे मिलता है। जब सच्चाई है कि वो सप्ताह में सिर्फ 2 दिन, शनिवार रविवार को, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन वो सक्रियता करते हैं, लेकिन वो 2 दिन में तकरीबन वो 2 दर्जन कार्यक्रम करते हैं। 2 दर्जन, मतलब उनकी ऊर्जा बहुत असीम है। बोलते नहीं गॉड गिफ्टेड, तो मुझे लगता है कि ही इज ए गॉड गिफ्टेड पर्सन। तो मैंने बस मुझे लगा, तो फिर मैं, चूंकि मैं काफी दिन से जुड़ा हूँ तो बहुत कुछ मुझे मालूम था, मैंने संकलन करना शुरू किया। कई माध्यम थे, कुछ उनके सोशल साइट्स से भी मैंने लिए, उनके घर वालों से मेरी बातचीत हुई, मैंने वहाँ से संकलन लिया। फिर मैं उनसे भी बात करके कुछ चीज़ों को जानकारी ली। फिर वो जहाँ पोस्टेड थे, जहाँ वो रहे बतौर SP, उन जिलों के लोगों से मेरी जान पहचान थे, मैंने उनसे पूछा। इस प्रकार से मैंने पहले सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। सारी जानकारियाँ बिल्कुल दुरुस्त थी। बाकी मैं उनको जान रहा था, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और कब उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, कहाँ से वो आते हैं, ये सब मुझे पता था। तो मैंने पूरे किताब को एक संयोजित रूप से लिखा, जिसमें विकास वैभव के बचपन से लेकर अब तक की यात्रा, पूरे व्यक्तित्व, तो उसमें जो उनका जो कैरियर है, पुलिसिंग का भी जो कैरियर है, सब कुछ है। इसके अलावा हमने आगे की जो उनकी योजनाएं हैं, आगे की जो भविष्य में, जैसे लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से वो क्या बदलाव चाहते हैं, उस अभियान का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को भी मैंने उस किताब में लिखा है। लोगों ने पढ़ा है, लोगों के रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं। लोगों ने कहा है कि बहुत ही सरल शब्दों में आपने विकास वैभव जी की जो पूरी जिंदगी है उसको आपने उस किताब में उकेरा है। तो मेरे लिए खुशी की बात थी कि पब्लिक, जिन लोगों ने भी किताब पढ़ा उनके रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं जी। एक और दूसरी किताब है जिसका लोकार्पण अभी हुआ नहीं है, लेकिन किताब आ गई है, उत्कर्ष पथ। ये एक मोटिवेशनल बुक है, और कोई भी जो भी व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा ना, उसको लगेगा कि इसमें तो मेरी कहानी लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि तो मेरी कहानी है। अगर कोई नवयुवक पढ़ेगा तो उसको लगेगा ये तो मेरी कहानी है। मतलब इस प्रकार की, नाम ही उत्कर्ष पथ, मतलब वो पथ जिस पे चल के आप उत्कर्ष को प्राप्त कर सके, जिसके लिए हर कोई परेशान है। हर कोई चाहता है कि 150 करोड़ की आबादी में उनको स्पेशल अटेंशन मिले। जैसे आज आप मेरा ये इंटरव्यू कह सकते हैं, पॉडकास्ट कह सकते हैं, आप कर रही हैं। बिहार की आबादी तकरीबन 16 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और 16 करोड़ में मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसका आप पॉडकास्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा है, और मुझे लगता है कि हर इंसान को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। पद के लिए आप परेशान मत होइए कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए। पद क्षणिक होता है। देखिए, आज ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तकरीबन 21 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए आज वो पद को छोड़ रहे हैं। पद तो एक दिन जाना ही है, सबका जाना है, लेकिन आपका जो कृतित्व है वो हमेशा रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा। और ये जो आपकी दोनों पुस्तकें, उत्कर्ष पथ, एक तो नाम सच में आपने जो कहा स्वयं में बहुत प्रेरक है, और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपकी दोनों पुस्तकें ऐसे ही बेस्ट सेलिंग हो जाए, बेस्ट सेलिंग ऑथर आप हो। और एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी लेखन से रिलेटेड। जैसे आप स्वयं काफ़ी व्यस्त रहते हैं, आप एक सोशल रिफॉर्मर हैं,
शुरू से इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, आपके पास समय की भी कमी रहती है, तो लेखन में कैसे आप अपने आप को? देखिए ज्योति जी, मैं व्यस्त जरूर रहता हूँ लेकिन मैं अस्त व्यस्त नहीं रहता हूँ। हाँ, देखिए समझना होगा, व्यस्त रहने में और अस्त व्यस्त रहने में अंतर होता है। व्यस्त होने का मतलब है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लोगों को ये लग रहा है कि अरे किसले जी पटना में है, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा मेरे जिले में एक खेल प्रतियोगिता में उसका शुभारंभ करूंगा। मैं 8-9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद 9 से 11 का जो समय होगा 2 घंटा, वो मैं अपने आप को दे सकता हूँ, अपनी किताब को दे सकता हूँ, अपनी सोच को दे सकता हूँ। तो मैंने हर रोज इसी तरह से समय निकाला, 2 घंटे 3 घंटे, जिस दिन भी मुझे, किसी दिन में समय मिला, किसी दिन रात में समय मिला, किसी दिन सुबह में समय मिला, तो उन समय को का संयोजन किया सही तरीके से। तो मैंने पहले ही कहा, व्यस्त रहता हूँ, अस्त व्यस्त नहीं रहता हूँ, इसलिए सारी चीजों के लिए समय निकाल लेता हूँ। और उसी में ये समय निकाल कर, हाँ ये जरूर है कि ये जो लेखनी की रफ्तार है वो मेरे सामाजिक रफ्तार से कम है। 12 वर्ष के सामाजिक जीवन के बाद मेरी 2 किताब आई हैं और हो सकता है कि फिर 2 किताब आने में 2-4 साल लग जाए। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हाँ मैंने इसलिए ये किया कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और मुझे खुद पर विश्वास है। मतलब मैं बहुत वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में तो बहुत जरूरी भी है ना। अगर आप खुद पर खुद विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे विश्वास करेंगे आपके ऊपर? बहुत अच्छी बात आपने फिर से कही। और जैसा आपने कहा, इतने करोड़ की आबादी है हमारे स्टेट में, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि आपने वो ख्याति प्राप्त की और उसके बावजूद आप इतने हम्बल हैं कि आप समय दे पा रहे हैं हमें, तो ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। और अब हम आगे चलते हैं। आपने जो ये मुहिम कही, लेट्स इंस्पायर बिहार, जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए पर्सनली क्या है, बिहार किस प्रकार से इंस्पायर होना चाहिए और आगे क्या डेवलपमेंट, जैसे एक विकसित बिहार, विकसित भारत की हम बात? देखिए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है वो संकल्प तभी पूरा होगा जब बिहार विकसित होगा। और आप अगर अन्य राज्यों से तुलना कर लेंगे, बिहार की तुलना करेंगे, तो अभी हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हुए हैं, सड़क का बहुत निर्माण हुआ है और लेकिन कई काम बचे हैं। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अभी बहुत पीछे हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो 10वीं तक की शिक्षा है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कहते हुए कि अभी हम बहुत पीछे हैं और हम अभी प्राइवेट स्कूल पे निर्भर हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ना और उनके महंगे फीस को देना, ये बहुत मुश्किल है। तो बिहार को अभी एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़े रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो ऐसे में जो LIV का जो अभियान है, लेट्स इंस्पायर बिहार, उसमें हमारे जो प्रणेता है विकास वैभव जी, जो एक बहुत चर्चित IPS ऑफिसर है, IG है बिहार में, उनका ये कहना है कि हम अपने अपने हिस्से का कार्य अच्छे से कर लें। मतलब सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई है। आप देखेंगे तो आपकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी, उसको हम बेहतर तरीके से कैसे करें, तो इसके लिए LIV प्रयासरत है। LIV के प्रणेता जो है विकास वैभव, वो इसको कहीं से राजनीतिक मुहिम नहीं मानते और हम लोग भी नहीं मानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया है। स्टार्टअप समिट करने का मतलब था कि बिहार में लोग स्टार्टअप लगाएं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अगर मुहिम 2-4 अगर बिहार में हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार की कायाकल्प हो जाएगी। और इस मुहिम के माध्यम से बिहार की सूरत बदली है। मुझे याद है जब तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में अभी एक कार्यक्रम हुआ था स्टार्टअप समिट का, पूरा स्टेडियम भरा था, तो वहाँ पर जो सकारात्मक चीजें निकल कर आई थी, वहाँ से कई इन्वेस्टर्स बिहार में आके इन्वेस्ट करने को तैयार हुए हैं। जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा। तो यही हमारा मुहिम है। बहुत बढ़िया। और ये परिवर्तन तो दिख रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे ये यात्रा और सफलता की ओर, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती रहे। और आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, अगर आपको युवाओं को ये संदेश देना हो तो क्या? मैं बहुत सामान्य तरीके से कहता हूँ कि सफलता का मतलब ये है कि आप संतुष्ट हैं, आपके घर वाले आपसे खुश हैं, आपके माता पिता आपसे खुश हैं, आपने किसी का बिगाड़ा नहीं है, भले ही आपने किसी का बनाया नहीं हो, आपने किसी का बिगाड़ा नहीं है। आप जहाँ हैं आप वहाँ आपकी एक अपनी पहचान है, ओन आइडेंटिफिकेशन है। आपको ये नहीं कहना पड़े कि मैं किसले किशोर बोल रहा हूँ,
मेरे आपने मुझे पहचाना, मैं उनके साथ मिला था। नहीं, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए और आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, सर्वोच्च दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है। क्योंकि देखिए, सफलता का कोई पैमाना कभी नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसकी इच्छा होती है कि विधायक बन जाए। जब वो विधायक बन जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि काश में मंत्री बन जाता। मंत्री बन जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है, अभी जैसे अभी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, तो बहुत लोग अभी इच्छा होगी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन बनेंगे तो कोई एक ही मुख्यमंत्री। तो इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन आप इच्छाएं करिए, उनके पूर्ति के लिए आप उस क्षेत्र में कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि सफलता का कोई पैमाना नहीं होता है। आप अगर संतुष्ट हैं, आप का मन संतुष्ट है, आपकी आत्मा संतुष्ट है, आप अंदर से खुश है अपने कामों को लेकर, तो आप सफल व्यक्ति हैं। और आप बहुत पैसा कमा लिए। और एक और चीज बताया तो ज्योति जी, बहुत लोग लगता हो कि बहुत पैसा वाला व्यक्ति जो है वो वही सफलता का परिचायक। मैं कभी नहीं मानता कि जीवन में पैसा सफलता का परिचायक नहीं है। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही ज्यादा परेशान है। क्योंकि आप अगर अभी देश के अगर आप उन मिलियनर्स को लीजिएगा जो अभी अपने रैंक को बचाने के लिए, उनको लगता है कि मैं चौथे पायदान पे था, मैं अचानक 10वें पायदान पे आ गया है, तो वो उसके लिए परेशान है। मतलब सफलता पैसे से नहीं, सफलता आपके कार्यों से, आपके व्यक्तित्व से ही होता है। बहुत अच्छी बात। तो इससे हम एक और सवाल पर आते हैं, महिलाओं की भागीदारी इस सफलता की यात्रा में या एक परिवर्तन ऋतु जो है उसमें, तो नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण पे भी आपका काफी कार्य रहता है, क्या इस पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। आज महिलाएं बहुत मुखर हुई हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों का आप अगर रिजल्ट देखिएगा, आप 10, 12 का, आप नीट का रिजल्ट देखिए, या तमाम क्षेत्रों में आप देखिएगा महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये स्वागत योग्य कदम था। जब महिलाएं घर की दहलीज पार नहीं करती थी, आज महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकली हैं और वो न सिर्फ घर को चला रही हैं बल्कि वो राष्ट्र को भी चला रही हैं। तो महिलाओं का सशक्त होना सामाजिक रूप से बहुत जरूरी था। देखिए, पारिवारिक रूप से तो वो हमेशा सशक्त थी और रहेंगी, क्योंकि घर को वही चलाती है, लेकिन सामाजिक रूप से सशक्त होना उनके लिए बहुत जरूरी था और बिहार में महिलाएं सशक्त हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों का बैलेंस होना, बराबर होना बहुत जरूरी था। और अभी भी बहुत कमियां हैं उनको। मुझे लगता है कि आप जैसी महिलाओं को देखकर ये कमियां दूर होंगी, उनको भी लगेगा कि नहीं, महिला आज देखिए हर क्षेत्र में, आप देखिए आज हमारी बिहार की बेटी फाइटर प्लेन उड़ा रही है ना, तो हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा कर रही हैं। खेल के क्षेत्र में देखिए, आज भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। कभी हम एक क्रिकेट मैच नहीं जीतते थे। महिला क्रिकेट टीम आज से 5 साल पहले जूझती थी, सिर्फ एक क्रिकेटर थी जो बहुत अच्छा खेलती थी, बाकी लोग नहीं खेल पाते थे। आज वही टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोग लगता है अच्छा, भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लिया तो क्या हो गया, नहीं, बहुत कुछ हुआ। उनको देखकर आज जो घर की जो पुरुष, जो चूंकि आप जानते हैं ना कि यहाँ तो पुरुष मानसिकतावाद की का जो जमाना है, उसमें लड़कियों को खेलने के लिए भी आज़ादी मिलेगी कि नहीं, देखो जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए और हर पुरुष को चाहिए कि वो अपने घर में अपनी माँ तो सशक्त होंगी, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को सशक्त करने के लिए काम करे। अगर हर पुरुष अपने घर में कर लेंगे तो सारे घर की महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, है ना। बहुत सही बात कही आपने कि वो आज़ादी नहीं चाहिए हमें, वो बराबरी चाहिए, वो चॉइस चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्य करते रहें। अब कुछ प्रश्न जल्दी पूछूंगी, आपको समय। तो ये बताइए, आपका कार्य जो सामाजिक विषयों पर, इतने गंभीर विषयों पर आप काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? देखिए, चुनौती, देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी क्षमताओं में रह के काम करता हूँ। चुनौती जब आती है जब आप क्षमताओं से बाहर निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप क्षमताओं से बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी जितनी क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, कार्य के साथ क्षमताएं बढ़ती हैं। मुझे याद है कि मैंने जब पहले दफा, मैं बहुत संक्षेप बताऊं, मैं क्लास 4 या 5 में रहा हूँ। उस वक्त मेरे स्कूल में एक हेल्पेज इंडिया नाम की एक संस्था आई थी। उन्होंने एक वीडियो प्ले किया था जिसमें दिखाया था कि वो ओल्ड एज होम में लोगों को रखते हैं जिनके घर के बच्चे
पढ़ लिख कर विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके माता पिता यहाँ अकेले रह जाते हैं, तो उनको वृद्धा आश्रम में रह देते हैं। तो उस वक्त मुझे एकदम नहीं पता था, लेकिन जो वीडियो मैंने देखा तो पता नहीं क्यों मेरे मन मस्तिष्क पे बहुत एक गहरा प्रभाव पड़ा था उस टाइम। और वो आए थे हम लोगों से मदद मांगने के लिए हमारे स्कूल में, और उस वक्त मुझे याद है मैंने तकरीबन 1200 रुपये, ये 97-98 की बात होगी, और मैंने 1200 रुपये जमा करके और उस वक्त उस संस्था को मैंने दिया था। आई वॉज द लार्जेस्ट डोनर इन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में लार्जेस्ट डोनर था। तो मुझे तब, आज मुझे ऐसा होता है कि अरे मैं तो क्लास 4th में था, तभी मैं सोशल था, तभी मैं सामाजिक था। तो मैं ये कहता हूँ ना कि सामाजिक व्यक्ति देख कर नहीं बनता है, देख कर कोई चीज नहीं हो सकता। आप मुझे कोई देख कर ये सोचे कि मैं किसले किशोर बन जाऊंगा, नहीं बन पाइएगा। चीजें ना बचपन से आपके अंदर होती है, वो एक बीज होता है जो आपके अंदर रहता है, वो समय के साथ बीज जो है ना एक पौधे का रूप लेता है। तो मुझे लगता है कि इंसान को क्षमताओं में रहकर काम करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है कि मैं 10 लोगों को मदद कर सकता हूँ तो आप 10 लोगों को करिए। यहाँ लोग क्या करते हैं ना कि अपनी क्षमता कुछ नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि नहीं मैं बहुत ये करता हूँ। नहीं, आप मेरा मानना है कि अगर आप अपने जीवन में 2 लोगों को ही मदद कर पा रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं करिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो नुकसान मत कीजिए, और अगर मदद कर सकते हैं 1-2 लोगों की भी कर सकते हैं तो कर दीजिए। आप सोशल हैं, आप सामाजिक हैं। आप घर में अपने माँ बाप का सम्मान करिए ना। अगर कुछ नहीं है, आप घर में माँ बाप का सम्मान करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए, अपने बच्चों का सम्मान करिए, और आप सामाजिक हैं, आप सोशल हैं। सोशल होने का क्या ही परिभाषा है। हाँ, जो व्यक्ति सबसे मिलजुल कर रह रहा हो, जिसकी भाषा अच्छी हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, जिसको देखकर कोई कहे कि हाँ ये इंसान अच्छा है, वो सोशल है। बहुत अच्छी बात। जैसा आपने कहा, हमारे युवा जरूर सुन रहे हैं या जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्षमताओं में रहकर कार्य करिए, क्षमताएं बढ़ जाएंगी और लक्ष्य की प्राप्ति तो अवश्य होगी। और क्षमताएं बढ़ती रहती हैं, वो समय के साथ जैसे आपका उम्र बढ़ता है ना, तो आपकी जब उम्र बढ़ती है तो फिर आपके अंदर एक परिपक्वता भी आती है। तो उसी तरह से जब आप काम करते चलेंगे ना तो आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, लोग मिलते जाएंगे, कारोबार बढ़ता जाएगा, फिर आप मजबूत होते जाएंगे और आप करते जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि अब कोई अभी सोचेगा कि जिस मुकाम पे किसले किशोर है वहां मैं अभी से आ जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि मैं 14 साल उनसे आगे चल रहा हूँ। तो फिर उनको मुझे पकड़ने के लिए फिर 14 साल काम करना होगा, तो मैं उनसे 28 साल आगे चला जाऊंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। एवरीवन इज यूनिक, फाइंड दैट पावर विद इन यू। एक दूसरे से सीखे, लेकिन एक दूसरे को बनने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जो कार्य, ऐसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपने कह दिया है, बट जो ये आप काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस चीज़ से मिलती है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है जब ऐसा कोई युवा, ऐसा कोई खिलाड़ी, ऐसे कोई बच्चे हमारे पास आते हैं, जब वो कहते हैं कि मुझे यहाँ खेलने जाना है और मेरे पास सुविधाओं का अभाव है। मैं उस वक्त तुरंत अपने पॉकेट में देखता हूँ, मेरे पास जितना कुछ होता है मैं उनको दे देता हूँ। और जब वो मेडल जीत कर आते हैं और जब वो पहुँचते हैं और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं अगर यहाँ से ये मेडल लेकर आया हूँ या आई हूँ, तो इसमें किसले भैया का बड़ा योगदान है। मेरे लिए वही ऑस्कर अवार्ड की तरह होता है। मुझे लगता है कि पद्मश्री और पद्म भूषण वगैरह मेरे लिए वही हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं इनके कारण, क्योंकि आप किसी की खुशी बन रहे हैं ना, किसी व्यक्ति के अंदर ये अभाव है और उस अभाव को आपने थोड़ा सा, आप सक्षम है, आपको ईश्वर ने दिया है, लेकर जाना नहीं है, जो है इस धरा पे छोड़ के जाना है। तो आपने कर दिया और आपके करने से उनको फायदा हो गया, यही बस। अब क्या, कोई इसमें चुनौती भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए शायद आप वो कर पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो ईश्वर आपको ऐसे ही प्रबलता प्रदान करते रहें और आप लोगों को भी सक्षम बनाते रहें, उनकी मदद करते रहें। और हम चूँकि समाज के काफ़ी गंभीर विषयों पर आप काम करते हैं, तो एक और गंभीर विषय है आजकल ऑटिज्म। जी, जिस पर कि थोड़ी जागरूकता बढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो ये चूँकि ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, हमारा ये सीरीज़ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय पर आपकी क्या। देखिए, मैं इस विषय के बारे में बहुत ही जानता था, मैं बताऊँ सच्चाई से, चूँकि बहुत इस विषय पर मैंने काम, लेकिन मैंने अभी आपकी किताब आई है, विश्वकर्मा प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया है, और मैंने वो किताब जब पढ़ा तो मैं मतलब एकदम चौंक गया कि मैं इतना जानता हूँ, चूँकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मैं उस फैमिली से हूँ और खुद मैंने फार्मेसी किया है, तो मुझे सब पता है कि ऑटिज्म होता है क्या है। चूँकि ये कोई बीमारी है नहीं, ये सामान्य से लक्षण है, जिसमें एक असामान्य लक्षण होते हैं कुछ लोगों के अंदर में,
जिसको आपने जो किताब में चीज़ों को लिखा है, अगर उस किताब को मैं तो आपके अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि ज्योति झा जी की जो किताब आई है उसको आप जरूर पढ़िए। मैंने तो मंगा के पढ़ा है, मैंने अभी थोड़ा बचा है, पूरा पढ़ा नहीं मैंने, झूठ नहीं बोलूँगा, अभी आधा ही पढ़ा है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मैं समझ सकता हूँ कि अगर उसको पढ़ लेते हैं तो इतना है कि आप उनको कैसे उनके साथ रहना, और सामान्य है सब कुछ, आपने बहुत सरल भाषा में समझाया है, बहुत सरल, मतलब कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ लेगा उसको। तो ये चैलेंज, मैं मानता हूँ कि चैलेंज जरूर है, लेकिन आपने उस किताब में उस चैलेंज को इतना सरल कर दिया है ना कि वो अब सबके लिए बिल्कुल सामान्य चीजें हो गई हैं। तो मैं आपको और आपके जो प्रकाशक हैं विश्वकर्मा प्रकाशन, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन विषयों पर अभी कौन लिखता है, कोई नहीं लिखता है। अब तो लोग वही लिखते हैं कि जिसमें चटपटी चीजें हों, जिसको लोग पढ़ें, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है जिससे समाज अछूता था, आपने उस विषय को सामने लाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपके जो प्रकाशक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे याद है आपने जब मुझे कहा था कि मैंने पुस्तक मंगाई है तो मैंने कहा था ये खुशी, क्योंकि आप लेखक हैं, आप ही समझ सकते हैं कि किसी ने आपकी पुस्तक मंगाई और वो पढ़ी, तो आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर एक संदेश आप कुछ देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं अब पूरे मेरे इस पॉडकास्ट का एकमात्र बहुत सरल संदेश है युवाओं को कि कुछ नहीं है, आप अगर बहुत सरल रहिए, सहज रहिए, जीवन में बहुत कुछ नहीं है। आप कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। व्यक्ति कभी पावरफुल नहीं होता है, उसका वक्त पावरफुल होता है। और अगर सब कुछ आपके फेवरेट चल रहा है तो आप पावरफुल हैं, और चीजें आपकी विपरीत चल रही हैं तो आपकी पावर दिख जाएगी कि आप क्या है। व्यक्ति कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है कि इंसान से कमजोर तो कोई है ही नहीं, इंसान बहुत कमजोर होता है, लेकिन हाँ आप सरल रहिए, सहज रहिए और बहुत सामान्य तरीके से आप चलते रहिए ना, जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप क्या करते हैं, मैंने पहले भी कहा, आप अपनी क्षमताओं से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, खुद का ऑरा नहीं बढ़ाते हैं और रफ्तार तेज कर देते हैं। जैसे आप कोई मोटरसाइकिल सवार देखिएगा, हेलमेट नहीं लगाया लेकिन वो रिस्क ले रहा है कि 150 की स्पीड से वो बाइक चलाएगा, तो खतरा तो है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर शरीर के कोई भी पुर्जे नहीं बचेंगे आपके। तो लेकिन अगर 150 में चलाना है आपको तो देखना भी पड़ेगा कि वो हाईवे कैसा है, आपने सेफ्टी टूल्स पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो जीवन में भी यही लागू होता है, आप अपनी क्षमताओं में रह के काम करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। तो बस यही संदेश है, एकदम सरल सहज बने रहिए। जमाना आपको पूछेगा, अलग करने की कुछ कोशिश करिए, किसी का कॉपी नहीं कीजिए, हाँ कॉपीराइट का मामला आ जाएगा। आप कुछ अलग कीजिए, लोग पहचान बनेगा, और विविधताओं में करते रहिए। जीवन में विविधता होनी, जैसे हम खाने में हम विविधता रखते हैं, रोज एक ही खाना नहीं खाते, उसी तरह से अपने कामों में विविधता रखिए तो आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। ये साहित्य और सामाजिक परिवर्तन की जो ये लय है, उन दोनों का समागम हमने आज देखा बहुत अच्छे से किशोर जी में। जी, तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, और आपकी जो ये आगामी पुस्तक है वो भी बेस्ट सेलर हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए ये इतना अच्छा संदेश देने के लिए, और हमें भी चलिए बहुत अच्छा लगा। आप चलते थे, इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ कि रात का अंतिम पहर है, बस एक दिया जलाए रखो, सुबह होने को है, बस यही माहौल बनाए रखो। तो मैं यही कहूँगा कि आप यही माहौल बनाए रखिए, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते रहिए। और मुझे मेरे लिए बहुत फख्र का विषय कि आप जैसी विदुषी महिला के साथ बैठ के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।